नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, जैसे हम लोगों ने कहा था आपको कि हीट एंड टेम्परेचर आपका 5 डेज का मैं समय लूंगा और इस 5 डेज में कंप्लीट हीट एंड टेम्परेचर की थ्योरी जितना भी कंसेप्ट होगा और जो उस कंसेप्ट के बेस्ड पे जितने न्यूमेरिकल्स है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आज हम लोगों का सेकेंड डेज है। सेकेंड डेज में आपका टाइप 2 हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। टाइप 2 में क्या देखेंगे भाई, इससे पहले आपके लिए 2 होमवर्क है जो हम लोगों ने पहले कर लिए हैं। टेम्परेचर बेस्ड स्केल पूरा कंप्लीट हमने देखे, कल ही डिस्कशन कराए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए थे। टाइप 1 में हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था टेम्परेचर बेस्ड स्केल के बारे में, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, ये सारा चीज देखा था। तो उसी बेस पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि जो बर्फ का गलनांक है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बताइएगा हमें। और सेकंड ऑप्शन है जो आपके पास, जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रोजेक्शन एंड व्यू पे, अ पॉइंट इज 10 mm बिलो द हॉरिजेंटल प्लेन है और 20 mm बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन है। तो आपको बतलाना है फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू जो उस बिंदु की बनेगी वो अबव या फिर बिलो बनेगी ग्राउंड लाइन से। यानी कि कोई एक बिंदु क्षैतिज तल से 10 mm नीचे है और 20 mm ऊर्ध्वाधर दर के क्या है, पीछे है। तो बिंदु का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की आपको स्थिति बतानी है। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर लिया है कि ये सारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और आपके एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो इसका मैंने क्लास करवा रखा, देखिए हीट एंड टेम्परेचर का टेम्परेचर बेस्ड स्केल और प्रोजेक्शन एंड व्यू का भी मैंने करा रखा, इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तो बात करते हैं भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये है क्या, यानी हिंदी में हम इसे कहेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। समझिएगा, न्यूटन साहब जो अभी तक आपने पढ़ा है फोर्स के बारे में, है ना, इन्होंने ठंडा होने के बारे में चीजों को बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो ठंडा होती है ना, उसकी रेट कितने रेट से यानी कितने दर से कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होगा उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले इसके नियम को पहले समझ लेते हैं, अभी इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। पहले थ्योरी सुन लीजिए क्या इन्होंने कहा था। इन्होंने ये कहा है कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पदार्थ के ऊष्मा क्षय का दर, यानी कि ऊष्मा क्षय का दर मतलब क्या है कि ऊष्मा का क्या होना, रिडक्शन होना, यानी कि ऊष्मा में कमी आना, ठीक है। यानी कि वस्तु क्या होगी, अगर आपके बॉडी से हीट निकाला जाएगा यानी कि टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। अगर टेम्परेचर डाउन होगा तो भैया वहां पे क्या आएगी, ठंड आएगी। ठंड के मौसम में टेम्परेचर डाउन होता है तो ऊष्मा की क्षय में, यानी कि ऊष्मा क्षय का दर या फिर वस्तु के ठंडा होने का दर, दोनों एक ही वर्ड है। एग्जामिनेशन में ये भी वर्ड यूज किया गया है कि किसी पदार्थ के ऊष्मा क्षय का दर, इसका मतलब यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से क्या हो रही होगी, हीट बाहर निकल रही होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट ठंडा हो रहा होगा। यानी कि वस्तु के ठंडा होने का दर जो पदार्थ के ताप हैं और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होता है। ये समझ में नहीं आएगा, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, rate of cooling is directly proportional to temperature difference between system and surrounding। बाकी ये सब सारी चीजें रहने देते हैं, आते हैं इसके एक एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल के माध्यम से न्यूटन के शीतलन नियम को समझेंगे हम लोग। देखिए, आपके पास 2 वाटर है, एक आपका ये बकेट हो गया, ठीक है, बकेट B1 हो गया और ये आपका बकेट B2 है, ठीक है मेरे भाई। अब इस बकेट B1 में क्या है, आपका जो वाटर लिया गया है, ये जो वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या, ये कौन सा पानी होगा भाई, ये आप अंडरस्टूड है, ये क्या होगा, हॉट वाटर होगा, है ना। ये क्या होगा, आपका गर्म पानी होगा, क्योंकि इसका आप टेम्परेचर देख पा रहे होंगे 50 डिग्री सेल्सियस है। यानी आप पानी को गर्म करके लाए हैं और इस बकेट में डाल दिए हैं। तो इस बकेट में जो अभी पानी है इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। और बाहर में यानी कि जो वातावरण का जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, यानी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा बकेट मैंने लिया है, इस दूसरे बकेट में मैंने ठंडा पानी रखा है, कोल्ड वाटर, जिसका तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए भाई, इस वातावरण में मैंने एक सिस्टम बना लिया, ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में मैंने 2 बकेट लिए हैं, B1 एंड B2, और दोनों में मैंने वाटर लिया है, लेकिन इसमें जो वाटर का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और इसमें वाटर का टेम्परेचर कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कोल्ड वाटर है और ये आपका हॉट वाटर है, क्लियर है। और वातावरण का तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस।
अब एक बात ये आपको समझना चाहिए, जो आपका हीट है, हीट जो ट्रांसफर करती है, ठीक है ना, यानी हीट का जो ट्रांसफर होता है, यानी ऊष्मा जो एक ऑब्जेक्ट से जो दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगी, ये कैसे डिसाइड होता है कि किस ऑब्जेक्ट का तापमान अधिक है और किस ऑब्जेक्ट का तापमान कम है। कहना क्या चाहते हैं सर? कहना ये चाहते हैं कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट आपका बी है, इसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का जो ट्रांसफर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यानी कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। तो यहाँ पे क्या है? हाई टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है? आपका लो टेम्परेचर, यानी कि आपका जो हीट ट्रांसफर करेगा इस डायरेक्शन से। और कब तक ट्रांसफर करेगा? जब तक कि इस ऑब्जेक्ट का तापमान और इस ऑब्जेक्ट का तापमान, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जब तक कि क्या हो जाए? समान ना हो जाए। तो यहाँ पे कुछ देर के बाद, आफ्टर 10 मिनट्स या आफ्टर 5 मिनट्स, हम लोग क्या देखेंगे कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इन दोनों का जो टेम्परेचर है इक्वल हो गया है। ये आपका आ गया है 29 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो गया 29 डिग्री सेल्सियस। अब हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हीट का ट्रांसफर कोई भी डायरेक्शन में नहीं होगा। समझ में आया? यहां से हीट निकल रहा है, तब तक निकलेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का तापमान बराबर ना हो जाए। अब यहां पे देखिएगा हो गया, समझ में आ गया? यानी हीट का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया कि हीट किधर से किधर जाएगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा। ठीक है साहब, यहां तक तो हमें समझ में आ गई है। अब समझिएगा, यहाँ पे जो बकेट 1 आपको जो दिखाया गया है, बकेट 1 में जो तापमान है पानी का वो कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है और वातावरण का जो तापमान है कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो गया? आपका हाई टेम्परेचर जोन हो गया, है ना। और जो सराउंडिंग है ये क्या हो गया? आपका लो टेम्परेचर जोन हो गया। बताइए कोई दिक्कत है ये कहने में हमें? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल सही बात है। हाई टेम्परेचर जोन हो गया, ये आपका लो टेम्परेचर जोन हो गया। यानी कि हीट किस डायरेक्शन से फ्लो करेगी? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगी। बताइए करेगी कि नहीं करेगी भाई? बिल्कुल करेगी। उसी प्रकार अगर आप यहां पे देखेंगे तो बकेट B2 में जब आप देखेंगे तो यहाँ बकेट में जो पानी है उसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, जो ठंडा पानी है, और वातावरण का तापमान क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस है। तो सिंपल सी बात है, यहां से भी क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। क्यों होगा हीट ट्रांसफर सर? क्योंकि यह आपका क्या हो जाएगा? एक हाई टेम्परेचर हो जाएगा। अब इस सराउंडिंग के लिए क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? हाई टेम्परेचर है और ये सराउंडिंग क्या बन जाएगा? इसके लिए एक लो टेम्परेचर बन जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, अब आइए इसके कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं, मेन कंसेप्ट को समझते हैं अब हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं भाई। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो आपके पास बकेट है, यानी कि बकेट B1 है जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, और बकेट B2 में रखा जो पानी है जिसका तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, यहां से जो हीट का ट्रांसफर होगा कब तक ट्रांसफर होगा? या फिर यहां से जो हीट का ट्रांसफर होगा कब तक होगा? जब तक कि बकेट B1 का पानी और सराउंडिंग का टेम्परेचर समान ना हो जाए, और बकेट B2 का तापमान जो रखा हुआ पानी है और इस सराउंडिंग का तापमान जब तक कि सामान्य ना हो जाए। अब इसको समझिएगा। तो पहला हम बकेट आपके पास ले रहे हैं, ये आपका बकेट B1 हो गया। यहाँ पे बकेट B1 में जो पानी रखा हुआ है इसका तापमान है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे भाई। अब यहां से पानी क्या है? काफी ज्यादा गर्म है और तापमान क्या है आपका यहाँ पे सराउंडिंग में 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आइए, न्यूटन्स ने क्या कहा है? न्यूटन ने ये कहा है मेरे भाई, यहाँ पे न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में जो ऊष्मा क्षय होगा, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा होगा, यानी बकेट पानी B1 में रखा जो पानी जो ठंडा होगा वो क्या है? पदार्थ का ताप यानी कि पानी का ताप और जो वातावरण में जो ताप है, यानी कि जो वातावरण का ताप कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, उनके बीच का जो अंतर के समानुपाती होगा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक बात बतलाइएगा। आप हमें ये बताइए कि बकेट B1 जो है आप देख रहे हैं और ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए, डेल्टा T निकालिए। तो डेल्टा T कैसे निकालेंगे? 50 - 20 करेंगे तो डेल्टा T की वैल्यू कितनी आएगी सर? 30 डिग्री सेल्सियस आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालिएगा बकेट B2 के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? बकेट B2 का जो पानी का तापमान 24 है और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा T कितना आ गया है? 4 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बतलाइए, जो डेल्टा T है यहाँ 30 और यहाँ पे क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस, किसकी वैल्यू ज्यादा है? तो आप कहेंगे डेल्टा T 30 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ज्यादा है। ठीक है,
यानी ये जो बकेट B1 है, ठीक है, ये बकेट B1 में जो रखा जो पानी है ये जो ठंडा होगा, यानी कि रेट ऑफ कूलिंग जो होता है न्यूटन ने क्या बताया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था उन्होंने, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो सराउंडिंग का जो तापमान में जो अंतर हो रहा उसके समानुपाती होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि टेम्परेचर जो डिफरेंस है, यानी जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तापमान में, यानी कि इस सराउंडिंग का तापमान और ये जो पदार्थ है पानी है इसके तापमान में जो अंतर है डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है। और बकेट B2 में आपने देखा कि यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो बकेट B1 के केस में जो रेट ऑफ कूलिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा टी के बराबर होगा। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ये पानी क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा। लेकिन अगर ये बकेट B2 ले लीजिएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं पानी का और ये सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस 4 डिग्री सेल्सियस काफी कम है। तो रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू कम है तो इसे ठंडा होने में भी क्या होगा, कम समय लगेगा। इसका मतलब क्या कि जो गर्म पानी आप लेते हैं नहाने के लिए, अगर बाई चांस उस समय कोई काम पड़ जाए, ठीक है, और तो आपको क्या करना है, वो गर्म पानी में थोड़ा ठंड पानी मिला दीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अभी आपने समझा है न्यूटन के शीतलन नियम से। अब समझिएगा ऐसा क्यों। जैसे ये जो पानी है, इस पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था जो आपने गर्म करके लाया है, और आपके घर में कोई व्यक्ति आ गए हैं या कोई काम पड़ गया है जो अभी कारणवश ठंड का मौसम है और अभी आप नहा नहीं सकते हैं, तो आप क्या करिएगा कि अगर इसको आप एज इट इज अगर बाथरूम में छोड़ देते हैं तो इससे जो हीट जो यहाँ से क्षय होगा, यानी हीट जो डिके करेगा, या कह सकते हैं कि ये पानी जो ठंडा होगा, ये जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, ये बहुत जल्द ये पानी क्या हो जाएगा, आपका ठंडा हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बाहर का तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो निकालेंगे 50 - 20 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसी पानी में अगर हम क्या करते हैं, जो 50 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है इसमें हम कुछ ठंड पानी को मिला करके इसका तापमान को अगर हम रिड्यूस कर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस और बाहर का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी कितना होगा, 30 - 10 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस घट जाएगा तो ठंडा होने का दर भी क्या होगा, कम होगा। ये पानी जो 15 मिनट में ठंड हो जाएगा, ये पानी आपका 1 घंटा के बाद जाके ठंड होगा पूरा। समझ में आया। तो जब भी अगर अचानक से कोई काम पड़ जाए तो भाई उस गर्म पानी में थोड़ा सा ठंड पानी मिला दीजिएगा, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस, समझिएगा, तापमान में जो अंतर है ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तापमान में अगर जो अंतर है अगर वो कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ने यही कहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, ठंडा होने का जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि ताप में अंतर के समानुपाती है। ये ताप में अंतर किसका, जो आपके पास वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और जो सराउंडिंग है या फिर वातावरण है, उसके बीच में जो ताप का अंतर है उसके समानुपाती है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, रेट ऑफ कूलिंग यानी कि पानी उतना ही जल्दी ठंडा होगा। यानी इसका अब जो मतलब आप सार निकालेंगे, चलिए इसको पहले हम लोग यहां से हटा लेते हैं, ठीक है। इसका जो आप मतलब फाइनल जो आप आउटकम निकाल रहे होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, देखिए ये मैंने पूरा प्रैक्टिकली समझा दिया है, लेकिन अब थर्ड भाषा में जो आपके माइंड में घूमना चाहिए, वो आपके माइंड में क्या घूमना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन का शीतलन नियम के अनुसार, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या कि जो वस्तु, माफ करिएगा, यानी कि इनके नियम के अनुसार कि जो ताप में जो अंतर है, यानी कि तापांतर या फिर कह सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, वस्तु क्या होगा, उतनी जल्दी ठंड होगी। वस्तु क्या होगी, जल्दी ठंड होगी। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा, ऑब्जेक्ट यानी कि रेट ऑफ कूलिंग उतना ही अधिक होगा। अगर ताप में अंतर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा, ठीक है, वस्तु क्या होगी, उतनी ही लेट से, वस्तु क्या होगा, देर से या कह सकते हैं लेट से ठंड होगी। टेम्परेचर डिफरेंस समझ रहे हैं। जैसे समझिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और कोई एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, आपने रूम में दोनों ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है, ये है आपका एक रूम, इस रूम का तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए, इसका जो तापमान है वो है 40 डिग्री सेल्सियस और इसका तापमान है भैया 30 डिग्री सेल्सियस। तो भाई एक बात बतलाइए, टेम्परेचर ए और जो सराउंडिंग या फिर बोल सकते हैं जो रूम टेम्परेचर है, इसका डिफरेंस यहां निकालिए, और टेम्परेचर बी और जो आपका है टेम्परेचर जो सराउंडिंग का या फिर रूम का, इसका डिफरेंस निकालिए। तो देखिए 40 माइनस 25 करेंगे, 40 माइनस 25 करेंगे, 40 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, डेल्टा टी कितना आ गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया 15 डिग्री सेल्सियस। अभी इस केस में निकालिए डेल्टा टी, तो इस केस में डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या आएगा भाई 30 माइनस 25 यानी कितना आएगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी एक आपका ऑब्जेक्ट ए का जो डेल्टा टी आया है सराउंडिंग से वो कितना आया है 15 डिग्री सेल्सियस आया है, और बी के लिए डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री सेल्सियस आई है। ठीक है, तो डेल्टा टी यानी कि रेट जितना ज्यादा ताप में अंतर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसको क्या होगा वो उतना जल्दी क्या होगा ठंडा होगा। ठंडा क्या होगा भैया, ये जल्दी होगा, यानी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, यानी इसको 5 मिनट समय लगेगा ठंड होने में, और इसका क्या टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो इसको ठंडा होने में क्या होगा लेट लगेगा, इसको हो सकता है 50 मिनट का समय लग जाएगा। समझ में आए, यानी जो जितना ज्यादा ठंडा है, ठीक है, यानी फिर बोल सकते हैं कि सिस्टम से जिसका ताप में अंतर जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी क्या होगा ठंड होगा, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो ताप में अंतर जितना कम होगा वो क्या होगा भाई उतना ही लेट से ठंड होगी, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यही कहा गया। चलिए क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे समझिएगा। क्वेश्चन में कोई एक हॉट बॉडी है कूल्स, यानी कि कोई एक हॉट बॉडी है जो ठंडा हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो 40 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, जिसको समय लग रहा है 5 मिनट का। ठीक है, द सेम बॉडी, वही बॉडी इन फर्दर कूलिंग फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस विल टेक हाउ मच टाइम। 5 मिनट में 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक एक गर्म वस्तु क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है। कोई एक गर्म वस्तु है भाई, ठीक है, जिसका तापमान 50 है, जो 40 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस घट जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर, तो वही पिंड 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। 5 मिनट का समय लगेगा, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से ज्यादा, या 3 मिनट का समय लगेगा। देखिए समझिए, ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये फिर इसका जो ठंडा किया जा रहा है तो इसी ऑब्जेक्ट का तापमान हो जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 50 से 40 डिग्री सेल्सियस होने में इसको समय कितना लग रहा है 10 मिनट, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज यहाँ कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, हुआ ना भाई। तो ये बताइए इसको जो समय लग रहा है 10 मिनट, और यही ऑब्जेक्ट जो अब आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो गया है, यही ऑब्जेक्ट है अब ये 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसको कितना समय लगेगा यहाँ पे। तो आप कहिएगा सही, यहाँ पे 50 से 40 यानी 10 डिग्री सेल्सियस घटा, यहाँ भी 40 से 30 यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस घटेगा, तो यहाँ भी 10 मिनट का समय लगेगा। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ आपको दे दिया गया था क्या, यहाँ क्वेश्चन में आपको दे दिया था 5 मिनट का समय, यहाँ आपको क्या दिया गया था 5 मिनट का समय लगता है। देखिए 5 मिनट में 50 से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है, तो भैया यहाँ भी 5 मिनट का समय लगेगा, और आप इसको टिक करके आएंगे, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझा ही नहीं भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने क्या कहा अब समझिएगा। देखिए जो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, और ये हो क्या जा रहा है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक बात बतलाइए, 50 से 40 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लग रहा है 10 मिनट का समय लग रहा है। ये वही ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसे समझिए कि ये वही गर्म पानी है आपका, जो पानी क्या हो गया ठंडा हुआ कुछ देर 10 मिनट के बाद इसका तापमान हो गया उस पानी का 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 मिनट जो इसको समय लगा है कितना टेम्परेचर डिक्रीज करने में, यानी इसका जो ताप में जो अंतर आया या ताप में जो डिक्रीज में आपने देखा 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ ये तापमान। अब मुझे यही बताइए कि यही गर्म पानी जो है इसको 30 डिग्री सेल्सियस होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा। तो कॉमन सेंस सुनिए भाई, देखिए ये जो पानी था, ये पानी का तापमान आप कितना देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं। ये पानी का तापमान यानी ये ऑब्जेक्ट का ए का तापमान कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 50 डिग्री सेल्सियस काफी गर्म है कंपैरेटिवली 40 डिग्री से, तो इससे जल्दी क्या होगा बाहर चीजें निकलेगी, तो इसको 10 मिनट समय लगा। लेकिन आप एक बात बतलाइए, ये जो 40 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, ये ऑब्जेक्ट क्या है थोड़ा ठंडा है ना 50 से, तो इसको 40 से अब 30 होने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, थोड़ा सा मतलब 10 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। समझ में आया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ने तो यही कहा था ना। कैसे समझिए,
मान के चलते ये जो ऑब्जेक्ट है आपका एक रूम में रखा हुआ है, ये आपका पूरा इतना बड़ा सा रूम है। अब इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए प्रैक्टिकली भी। देखिए एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं बनाना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही। रूम का तापमान मान के चलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ऑब्जेक्ट का 50 है और रूम का 25 है, तो डेल्टा टी कितना आ गया भाई, 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपको 40 से 30 करना, तो 40 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 15 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी क्या यहाँ पे कम गया है, तो अगर डेल्टा टी कम गया तो इसको ठंडा होने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा कंपैरेटिवली इससे। समझ में आया? लेकिन आप सबसे बेस्ट तरीका है जो समझना है आपको, क्या समझना है, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कि ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, काफी गर्म है, तो इससे जो भाप बाहर निकलेगी बहुत तेजी से निकल के 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, जिसको समय लगेगा 10 मिनट। लेकिन अब ये 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इससे जो भाप निकलने का जो रेट होगा, उष्मा निकलने का जो रेट होगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका तापमान कम हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब इसको 10 डिग्री सेल्सियस कम होने में, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। समझ में आया? मैं एक और क्वेश्चन आपको ले रहा हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप इसका जवाब दीजिएगा। कि जैसे कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु का तापमान जो है आपका दिया गया है, कि इसका तापमान दिया गया है, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका तापमान दिया गया है 60 डिग्री सेल्सियस। इसको 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में, ये सेम ऑब्जेक्ट है, होने में कितना समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लग रहा है भाई, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो आप हमें ये बताइए, क्या बताइएगा, बताइए कि यही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जब 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा। तो कॉमन सेंस है भाई कि ये 60 डिग्री सेल्सियस है, काफी गर्म है, तो इससे जो ऊष्मा जो बाहर निकलेगी काफी तेजी से बाहर निकलेगी, क्योंकि टेम्परेचर जो है बाहर का, सराउंडिंग का क्या है, इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे वो बहुत ज्यादा आएगा। बहुत ज्यादा आने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा, यानी ठंडा होने का दर ज्यादा है। तो 60 से 50 होने में समय लग गया 20 मिनट। अब ये पानी क्या हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया तापमान, यानी कि कुछ तो ठंडा हुआ है ना, 60 से कंपैरेटिवली तो कम है। तो अब इससे जो ऊष्मा निकलेगी थोड़ा धीरे धीरे निकलेगी। अब इसी 50 डिग्री सेल्सियस को 40 डिग्री सेल्सियस होने में इतना तो मुझे पता है कि 20 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये पानी अब थोड़ा तो ठंड हो रखा है भाई। इसमें जो रेट ऑफ कूलिंग, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, यानी कि ठंड होने का जो दर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस है। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये अगर आपका रूम है, तो रूम का तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 60 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस आ गया। और जब यही 50 डिग्री सेल्सियस और ये सराउंडिंग यानी रूम का टेम्परेचर में टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो 25 टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस घट गया, तो ठंडा होने का दर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे ठंड होगी। अगर धीरे धीरे ठंड होगी तो टाइम क्या होगा, 20 मिनट से ज्यादा लगेगा। समझ में आया? चलिए अब एक और अच्छा सवाल है, इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इट मींस, अच्छा अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि वो टाइम कितना होगा, वो भी बताएंगे। जो ये फॉर्मूला मैंने रखा है ना, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्मूला से ही हम लोग निकाल पाएंगे कि वो एग्जैक्ट टाइम भी हम लोग निकाल लेंगे। ये एग्जैक्ट टाइम भी आपसे पूछेगा। चलिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल और करेंगे। इस सवाल के बाद मुझे पता चलेगा कि आप कितनी चीजों को समझे हैं। ठीक है, हमें ये बताइएगा भाई कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये कोई एक वस्तु है जिसका तापमान जो है 60 डिग्री सेल्सियस है, और ये 60 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, कितना समय लग रहा है, इसको भी समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो आप हमें ये बताइए, जो अगला जो 20 मिनट होगा, मैं यहां पे टाइम दे दिया हूं कि अगला 20 मिनट के बाद इस ऑब्जेक्ट का तापमान कितना होगा, हमें ये बता दीजिए। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। ऑप्शन ए 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, ठीक है, या ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, या हम लोग इसको फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसको में हमें जो डाटा दिया गया कुछ कम डाटा दिया गया। बताइए भाई क्या होगा इसका सही उत्तर, कोई बता पाएंगे? हमने आपको ये बताया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, चलिए मैंने ऑब्जेक्ट का नाम भी लिख दिया, ए ऑब्जेक्ट है। वही ऑब्जेक्ट का तापमान 60 से 50 हो गया है, उसके लिए जो टाइम लगा है 20 मिनट का समय लगा। ठीक है ना भाई, कितना समय लगा, 20 मिनट का समय लगा। तो आप हमें ये बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट ए है, अगला 20 मिनट के बाद इसका तापमान कितना हो जाएगा। एक रफ मैंने यहाँ पर डाटा दिया, कोई एग्जैक्ट मैंने टेम्परेचर वैल्यू नहीं बताया भाई। 40 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए क्या होगा बताइए। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा समझिएगा भाई। इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है,
काफी गर्म है, तो इससे क्या हुआ भाई, हीट बाहर निकला है, 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस हुआ। यानी क्या, इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में इसको समय कितना लग गया, 20 मिनट का समय लग गया। ठीक है, क्योंकि काफी गर्म चीज है तो भाई जल्दी जल्दी ठंडा हो गई, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, यहाँ पे तापमान गिर गया है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में कितना समय लगा है, 20 मिनट का समय लगा है। अब एक बात बतलाइए, अब यहाँ पे जो तापमान है ऑब्जेक्ट का 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी कितना है, यहाँ पे तापमान है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगला 20 मिनट के बाद आपसे पूछा है तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में 20 मिनट का समय लग रहा है, तो भैया हमें 20 मिनट दिया गया, 50 डिग्री सेल्सियस बाद कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको टिक कर देंगे, ये हो जाएगा गलत। अब समझिए क्यों गलत हो जाएगा, आप इसका मतलब समझे नहीं है। हमने ये कहा था कि कोई भी चीजें जितनी भी टेम्परेचर डिफरेंस करेगी, ठीक है ना, या फिर ऐसे समझिए, जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतना जल्दी ठंडा होगा, ऐसे समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर गिरने में कम समय लगेगा, 20 मिनट का समय लगा, क्योंकि ये भाई ज्यादा गर्म है। लेकिन अब ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, यानी अब ये क्या हो गया है आपका 50 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अब इसको 50 डिग्री सेल्सियस में से 40 डिग्री सेल्सियस होने में क्या समय लगेगा, 20 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। 20 मिनट से ज्यादा या 22 मिनट लग सकता है, 23 मिनट लग सकता है। तो आप इसका तापमान बताइए, तो हमें इसका तापमान कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमसे पूछा है कि 20 मिनट के बाद बताइए इसका तापमान क्या होगा, तो इसका 20 मिनट के बाद तापमान जो भी होगा, हो सकता है कि इसका 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 43 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन जो भी होगा 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा ना। तो 40 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि अगर 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, इट मींस क्या, यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस होने में जो 20 मिनट का समय लगा, लेकिन इसका तापमान अधिक था। लेकिन अब तो तापमान घट गया ना भाई, तो तापमान घट गया है तो इसको ठंडा होने में 40 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान गिराने में अधिक समय लगेगा। इट मींस इसका जो भी तापमान होगा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आइए, इस फॉर्मूला का यूज क्यों करेंगे हम लोग, टेम्परेचर, यानी कि जो अभी आपको बोला गया ना कि 40 मिनट के बाद कितना तापमान हो जाएगा, या फिर वही सेम आप कितना समय में, ठीक है ना, 10 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आप रिड्यूस कर रहे हैं वो टाइम आपसे पूछेगा। क्या, वो पहले इस फॉर्मूला को समझिए कि फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपसे। ये फॉर्मूला ये बोला गया है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू क्या है आपका, डेल्टा क्यू है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ताप में अंतर है। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन, यानी कि कितना समय लग रहा है ठंड होने में। के की एक कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम लोग को निकालना है। टी बार क्या है, एवरेज टेम्परेचर है। टी नॉट आपका रूम टेम्परेचर हो सकता है या सराउंडिंग टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करना सीखते हैं इस फॉर्मूला का। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एक, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है और इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 80 से 70 डिग्री सेल्सियस होने में, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में जो समय लगा है वो समय कितना लगा है, 5 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि 70 डिग्री से ये जो 60 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होगा, वही ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ए है, वही ऑब्जेक्ट है, तो ये मुझे समय बता दीजिए कि ये समय कितना लगेगा भाई। तो आप तो इतना समझ जाइएगा कि 80 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है, तो ये जितना ज्यादा गर्म है उतना जल्दी ठंडा होगा, 5 मिनट का समय लगा। अब ये 70 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस होने में ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो 70 से 60 होने में इतना तो मुझे पता है 5 मिनट से भाई ज्यादा समय लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन कितना एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इक्वल्स टू के टी बार माइनस टी नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, आ जाइए भाई, यहां से टेम्परेचर डिफरेंस निकालिए। टेम्परेचर डिफरेंस क्या निकलता है आपका, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर होता है ना। क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, हायर टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल करते हैं, सॉरी हायर लोअर मैंने लिख दिया, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल लिखते हैं। तो चलिए अभी मैं ये केस ले रहा हूं, देखिए यहां से यहां तक की चीजें चल रही है अभी, ठीक है, यहां से यहां तक की चीजें चल रही है। तो टेम्परेचर फाइनल क्या हो गया, 70 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल क्या था 80, 80 से 70 हुआ ना भाई। तो चलिए यहां से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, डेल्टा क्यू पहले निकालते हैं। ये आपका केस 1 हो गया, ठीक है, केस 1 है ये अभी।
तो टेम्परेचर फाइनल कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, इनिशियल कितना था 80 था, यानी डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आ गया है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए यानी यहाँ पे -10 पुट करेंगे। डेल्टा टी कितना समय लगा है 5 मिनट का समय लगा है। के का वैल्यू हम लोग निकालेंगे टी एवरेज, ये टी जो आपको बार का साइन दिख रहा है ये एवरेज टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एवरेज टेम्परेचर क्या निकलेगा मतलब कि 70 + 80 अपन 2 करेंगे, एवरेज ऐसे ही निकलेगा 8 7 15 150/2 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, है ना। कितना आएगा भाई 75 ही आएगा ना, 75। और रूम टेम्परेचर आपको दे दिया गया था, यहाँ पे मैंने नहीं दिया, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर है आपका, ये जो रूम का तापमान है वो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे। टी नॉट की वैल्यू कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप के का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से के का वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10 -2 = के, इधर कितना आ गया 75 में से 5 7 2 5 हो गया ना, यानी कितना आ गया यहाँ पे 55, यानी के का वैल्यू आपका कितना आ गया, के का वैल्यू आ जाएगा -2/55 आ गया। ठीक है, के का वैल्यू अभी आपने निकाल लिया है। अब आइए केस 2 में, यहाँ पे अब हम लोग केस 2 करेंगे हम लोग। चलिए केस 2 में अब क्या देखेंगे, यहां से यहां तक की चीजें देखेंगे भाई, यहां से यहां तक की चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा 70 से क्या हो गया 60 हो गया है। तो चलिए केस 2 में हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से डेल्टा क्यू निकालेगा तो क्या हो गया 70 से 60 हुआ, तो टेम्परेचर फाइनल 60 हो गया, इनिशियल क्या था 70 था। कितना आ गया डेल्टा क्यू का वैल्यू 10 हो गया है। अब चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया 10 आ गया, टाइम हमें निकालना है। ठीक, के का वैल्यू हमें पता है -2/55। अब टी एवरेज हम लोग निकाल लेंगे। टी एवरेज क्या हो जाएगा 60 + 70/2 7 6 13 यानी कि 65 आ जाएगा 65। रूम टेम्परेचर कितना है 20 है। तो यहां से चलिए अब चीजें सॉल्व करते। अच्छा ये क्या आएगा -10 आएगा, 60 - 70 क्या आएगा -10, तो ये -10, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये आपका 2 × 5 = 10 कट गया। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आया 5/ΔT = 1/55 इंटू, इसको माइनस करिएगा तो 6 2 4 यानी कितना आ गया 45 आया। ठीक है, यही आएगा ना भाई, हाँ जी यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, 5 × 9 = 45 और 11 बार में इधर चला जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख रहे हैं 5/ΔT = 9/11। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 11 × 5 = 55/9, यानी इसको सॉल्व करिए 9 × 6 = 54.110 है, यानी कि 6.1 मिनट समथिंग लगेगा। या फिर इसको और अच्छे से अगर ऑप्शन में दिया जाएगा तो देखिए ऐसे भी दिया जा सकता है 6 सही 1/9 मिनट, या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है 6 मिनट, मैथ्स है ये आ गया आपका, यहाँ 60 सेकंड हो जाएगा तो 3 × 9 = 20 सेकंड, यानी 6 मिनट 20/3 सेकंड, या लिख सकता है 6 मिनट 6.6 सेकंड। ठीक है, ये आपका मैथ्स है, ये आप खुद से करेंगे भाई। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको क्वेश्चन ये पूछा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है, 5 मिनट के बाद इसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो आप हमें ये बताइए कि 70 से 60 होने में इसको समय कितना लगेगा एग्जैक्ट टाइम। तो आप कहेंगे सर 80 से 70 होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, अब 70 से 60 होने में जो भी समय लगेगा 5 मिनट से ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो वस्तु जितना ज्यादा गर्म है वो उतना जल्दी क्या होगा ठंडा होगा। तो 80 से 70 होने में 5 मिनट का समय लग रहा है, तो अब ये थोड़ा ठंडा हो गया, तो 70 से 60 होने में 5 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, केस 1 यानी इन दोनों को यूज करके हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, और देन फिर इन दोनों में लगाएंगे, हम लोग अप्लाई कर देंगे इस फार्मूला को। तो इस पहले फार्मूला से हमने क्या किया, के का वैल्यू निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमने डेल्टा क्यू निकाला है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। तो फाइनल तापमान क्या था इस केस में, यहां तक की बात करेंगे तो 80 से कितना हो गया 70 हो गया, तो फाइनल कितना हो गया 70 है और इनिशियल 80 है, तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से वैल्यू पुट करके के की वैल्यू निकालिए। अब केस 2 यहाँ पे आएंगे, यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 70 से कितना हो जा रहा तापमान 60 हो जा रहा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे 60 - 70 यानी -10, तो -10 यहाँ पे करके हम लोगों का डेल्टा टी वैल्यू आया। तो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 6 सही 1/9 मिनट। ये देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है, ये क्या हो गया 6 मिनट हो गया 1/9 है, तो मिनट, अब इसके बाद क्या जाएगा सेकंड, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड कर देंगे। इसको सॉल्व कर दिया 3 × 9 = 20, ये क्या आ गया सेकंड में, यानी कि 6 मिनट 20/3 सेकंड। या इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 6 मिनट 6.3 × 18 2 6 सेकंड। ठीक है, ये होगा, या फिर ऐसे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है।
समझ में आया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट करिएगा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही तापमान वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? चलिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूं। क्वेश्चन है आपका कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? 100 डिग्री सेल्सियस से इसका तापमान हो जा रहा है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक? तो इसको जो समय लग रहा है वो समय कितना लग रहा है? वो समय लग रहा है 2 मिनट का समय लग रहा है, मान के चलते हैं। तो हमें ये बताइए 90 डिग्री सेल्सियस से इसको जो 80 डिग्री सेल्सियस होने में, वही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ही है, तो यहाँ पे जो समय लगेगा ये समय हमें निकाल करके बताइए। सेम है, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपको दे दिया जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? मान के चलते हैं रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे दिया जाएगा। चलिए 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताइए कि ये 90 से 80 होने में, तो देखिए क्या है भाई, आप इतना कॉमन सेंस यूज कर पाइएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से 90 होने में 2 मिनट का समय लग रहा है। तो जितनी ज्यादा गर्म है उतनी जल्दी ठंड होगी। अब देखिए गर्म तो थोड़ा कम हो गया, 90 से 80 होने में 2 मिनट से ज्यादा। अब 2 मिनट से ज्यादा कितना है वो हमें कमेंट करके बताइए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में आपको मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है समझिएगा। देखिए कोई एक बकेट है, जैसे एक आपका, पहले मैं रूम बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका एक रूम बना दिया गया, ठीक है मेरे भाई? और ये एक बकेट रखा गया, ठीक है? कोई एक बकेट रखा गया है। इस बकेट में जो पानी है उसका तापमान जो दिया गया है 75 डिग्री सेल्सियस है, दिया गया 75 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस तापमान है इसका। तो 75 से इसको 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब रूम में रखा हुआ, भाई देखिए रूम का टेम्परेचर मान के चलते दे देते हैं हम लोग। रूम का टेम्परेचर जो दिया गया है, कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना? कुछ भी दिया, रूम का टेम्परेचर मैं आपको नहीं दे रहा हूं। मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं समझिएगा। 75 से 70 डिग्री सेल्सियस होने में इसको जो समय लग रहा है वो समय लग रहा है T1 समय लग रहा है, ठीक है? अब फिर बताइएगा, ये वही पानी है 70 डिग्री सेल्सियस से, अब इसको 65 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लग रहा है? T2 समय लग रहा है। और अब फिर वही मैं बता रहा हूं कि यही पानी 65 डिग्री सेल्सियस को अब ये 60 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लग रहा है? T3 समय लग रहा है, ठीक है? तो अब हमें रिलेशन सही बताइएगा। T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 होगा, ऑप्शन बी। T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T3 होगा, ऑप्शन सी। T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 होगा, या ऑप्शन डी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि 75 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में बहुत गर्म पानी है, तो गर्म को ठंड होने में क्या लगेगा? टाइम क्या लगेगा? कम समय लगेगा। यानी T1 का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है? T1 का जो भी वैल्यू आएगा भाई वो कम होगा, पहली बात तो ये है। फिर ये पानी क्या हो गया? थोड़ा सा ठंड हो गया 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री, तो जो भी समय लगेगा T1 से क्या लगेगा? ज्यादा समय लगेगा। यानी T1 से ज्यादा समय किसको लगेगा? T2, यानी T2 ग्रेटर देन T1 होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, T2 ग्रेटर देन T1 है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा। T2 ग्रेटर देन T1 है, यहाँ पे है, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये T2 ग्रेटर देन T1 है, यानी एक ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, यानी आपने निकाल लिया T2 ग्रेटर देन T1 है। अब हमें ये बताइए कि ये जो पानी है 65 डिग्री सेल्सियस है, इसको 60 डिग्री सेल्सियस होने में अब जो समय लगेगा, जो T2 समय लग रहा है उससे क्या होगा? ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि पानी कुछ ठंड हो गया है। यानी यहाँ पे जो पानी था 70 डिग्री सेल्सियस, ये 65 डिग्री सेल्सियस होने में T2 समय लगाया है, तो पानी भाई थोड़ा ठंड हो गया, तो ठंड जितना ज्यादा है उसको ठंड होने में और अधिक समय लगेगा, यानी T3 क्या होगा? उससे भी ज्यादा समय लगेगा, यानी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, यानी सबसे ज्यादा समय इसको ठंड होने में लगेगा, उससे कम समय में ये ठंड हो जाएगा, उससे भी कम समय में ये ठंड हो जाएगा, ठीक है? यानी यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में जो समय लगेगा वो क्या होगा? सबसे कम होगा। यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, और यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने में और भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा ठंडा है भाई, जो जितना कूल माइंड में रहता है वो बहुत ही शांति से काम करता है, इसलिए ये धीरे धीरे ठंड होगा, ये तुरंत ठंड होगा, और ये उससे भी ज्यादा जल्दी ठंड हो जाएगा, ठीक है? तो इसको समय ज्यादा लगेगा कंपैरेटिवली इससे, और इसको सबसे कम समय लगेगा। तो देखिए T1 को सबसे कम समय, उसके बाद T2 को समय, और सबसे ज्यादा T3 को समय लगेगा, ठीक है? ये भी इक्वेशन नहीं होगा, तो ये इसका सही है। तो आप हमें इसका सही कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो मैंने यहाँ दिया है इसका सही उत्तर बताइएगा। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क, और यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, एक प्रोजेक्शन एंड व्यू का, ये कमेंट करके बताएंगे आप में से, और ये आपका हीट एंड टेम्परेचर का, ठीक है भाई? चलिए ये आपका टेलीग्राम में डाल दूंगा, ये PDF नोट्स भी आपके काफी काम आ जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और देखिए जितने भी क्वेश्चन है बनाइए, अब आपके न्यूटन के शीतलन नियम से सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे।